के बुलेटिन की। उत्तराखंड में चारधाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस संबंध में अभी तक सरकार के पास कोई भी औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यदि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास आता है तो उस पर गंभीरता से अध्ययन किया जाएगा, विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों, संबंधित विभागों और मंत्रियों से चर्चा के बाद ही इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं सीएम धामी ने आगे कहा कि सरकार धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं का सम्मान करते हुए कानून के दायरे में रहकर ही कोई भी फैसला लेगी। सभी पक्षों से विचार विमर्श के बाद ही सरकार इस मुद्दे पर अपना अंतिम निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा बयान सामने आया। जिस तरीके से चारधाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर अभी बातचीत चल रही है और जिस तरीके से मांग उठ रही है, इसको लेकर सरकार ने कहा कि पहले तमाम लोगों से बातचीत की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद ही जब अंतिम निर्णय लेना होगा तो काफ़ी सोच विचार कर अंतिम निर्णय इस मामले में लिया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर देखिए, तमाम बातों का ध्यान रखा जाएगा और ख़ास तौर से कानून के दायरे में रहकर ही सरकार कोई भी फैसला यहाँ पर करेगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान देते हुए साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि जब सरकार निर्णय लेगी, अंतिम निर्णय जो लिया जाएगा वो तमाम बातचीतों के बाद, विचार विमर्श के बाद और कानून के दायरे में रहकर लिया जाएगा। बद्री केदार मंदिर ने क्या फैसला लिया है अभी पूरी तरह सरकार के पास नहीं आया है, लेकिन हम लोग एक्ट को देखेंगे। सरकार की जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स और बद्री केदार मंदिर समिति और हमारे तीर्थ पुरोहित और जो एक्ट हैं पहले से मान्यताएं हैं, उन सबका अध्ययन करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में सुबह भ्रमण के दौरान पूर्व ग्राम प्रधान चंद्र सिंह के प्रतिष्ठान पर चाय की चुस्कियों का आनंद लिया और वहां उपस्थित स्थानीय लोगों के साथ आत्मीय संवाद कर सरकार की विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया। हमारी सरकार का प्रयास इकोलॉजी और इकोनॉमी के बेहतर समन्वय के साथ पहाड़ी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास करना है, जहां स्थानीय लोगों को सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो सके। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़े हमारे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम को परिलक्षित कर रहे हैं। तो भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक की और इसी के साथ देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दुकान पर भी पहुंचते हैं जहां पर वो चाय लेते हैं और चाय की चुस्की का आनंद लेते हुए भी नजर आए। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से, जब वो मॉर्निंग वॉक पर निकले तो वहां पर लोगों के साथ उन्होंने चाय का मज़ा उठाया, चाय का लुत्फ लिया और साथ ही बातचीत की, आत्मीय संवाद यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। एक अलग जो है अंदाज में नजर आए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड विधानसभा का आज तीसरा दिन है, तो वहीं सत्र को लेकर हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से खास बातचीत की है, सुनिए। उत्तराखंड विधानसभा सत्र लगातार चल रहा है और आज तीसरा दिन है। बजट भी पेश हो चुका है, बजट पर चर्चा भी हो रही है, नियम 58 पर भी चर्चा हो रही है और हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि सर तीसरा दिन है और अगर हम 3 दिनों को देखें तो किस तरह से जो है आपको लग रहा है कि इस बार का सत्र आगे बढ़ रहा है? नहीं, देखिए, अगर आप पहले के मुकाबले देखेंगे तो सत्र काफ़ी अच्छा चला है। कल भी 11 बजे रात तक सत्र जो चला, उसमें नियम 58 पे भी चर्चा हुई, उसमें 310 पे भी चर्चा हुई और हमारे गवर्नर की ऑनरेबल गवर्नर के अभिभाषण पे भी कल चर्चा शुरू हुई है और लगातार सरकार जो है विपक्ष के जो सवाल हैं उस पर जवाब दे भी रही है। कल उन्होंने हमारी कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठा था, उस पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत विस्तार से सरकार का पक्ष रखा है और यही सदन की खूबी है
कि पक्ष विपक्ष दोनों जो है उत्तराखंड के ज्वलन मुद्दों को डिस्कस करते हैं अंदर और उसका समाधान ढूंढते हैं। और मैं उम्मीद यही है कि जितने भी दिन सदन के बचे हैं उसमें भी विपक्ष का रवैया अच्छा रहेगा सत्र के प्रति और सत्र को चलाने में सरकार की मदद करेगा। नहीं, अगर हम बात करें कि बजट इस बार जिस तरह का पेश हुआ, उस बजट से क्या उम्मीदें थी? क्योंकि एज अ मंत्री भी उम्मीद रखते हैं, आपके विभाग हैं, आपको भी विभागों को चलाने के लिए बजट अच्छा चाहिए होता है। तो क्या वो उम्मीदें आपको क्या लग रहे हैं कि खरी? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि इलेक्शन का दौर भी है, जल्दी ही जो है इलेक्शन मोड में पूरा प्रदेश चला जाएगा, तो जनता उस समय ये सोचती है कि सरकार जो है बहुत कुछ करेगी हमारे लिए। तो आपका क्या कुछ रहा बजट से? देखिए मैंने उस दिन जिस दिन बजट पेश हुआ था उस दिन भी मुख्यमंत्री जी को बधाई दी थी कि एक समावेशी बजट है, सबको साथ लेकर चलने का बजट है, उत्तराखंड के विकास का बजट है, हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का, सशक्त करने का बजट था, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का बजट है, नई टेक्नोलॉजियों को अपनाने का, इंडस्ट्री को बढ़ाने का, और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक हो, उस दशक को बढ़ाने वाला बजट है। देखिए कोई भी प्लानिंग आप करते हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। स्टेट कोई एक दिन में सुधरता नहीं, कोई स्टेट को सुधारने के लिए एक नींव रखनी पड़ती है और उसके बाद उसमें समय लगता है उस स्टेट को पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, धरातल पर उतारने में, लोगों को बेनिफिट देने में। लेकिन ये इस बजट से सरकार की नीयत स्पष्ट है कि हमारी जो सोच है उत्तराखंड के प्रति वो स्वच्छ है, वो साफ है, वो अच्छी है और हम उत्तराखंड को उत्तर देश का नंबर 1 स्टेट बनाना चाहते हैं विकास के रास्ते पे, और उसी के लिए बजट पेश किया गया। नहीं, इस बार विपक्ष जो है वो कह रहा है, हर बार कह रहा हवाई बजट है, देखने के लिए जो बजट होना चाहिए वैसा नहीं है। अब बहुत ज़्यादा बजट भी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बना दिया गया है, कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश नहीं है। अगर आप बजट को देखेंगे उसके बाद भी हम कोई लॉस में नहीं है। 1,11,000 करोड़ का बजट पेश करने के बाद भी हम सरप्लस में है। हमारे पड़ोसी प्रदेश जो है हिमाचल, वो अपनी तनख्वाह तक निकाल नहीं पा रहा जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। तो देखिए ये बहुत सोचा समझा बजट है, बहुत प्लान्ड बजट है। हमने उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को भी देखते हुए नुकसान में ना जाए, स्टेट की ये स्थिति ना हो जाए जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स की है, और उससे उत्तराखंड का फायदा भी हो, विकास के रास्ते पे आगे भी बढ़े। तो विपक्ष का देखिए फर्ज है, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं आरोप लगाने का। हमें विपक्ष को नहीं समझाना है, हमें प्रदेश की जनता को समझाना है। प्रदेश की जनता ने हम पे विश्वास किया था, प्रदेश की जनता ने इस सरकार को चुना है और हम प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आप देख लीजिएगा 2027 का जब चुनाव आएगा तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आएगी सत्ता में। सौरभ बहुगुणा जी, जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो बजट है उस बजट से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदों पर जो है वो खरा भी उतरा है बजट। और उन्होंने तारीफ भी की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कि बहुत ही अच्छा बजट जो है उन्होंने बनाया है। बाकी जिस तरह से अब इलेक्शन मोड में भी प्रदेश जा रहा है तो उन्होंने ये भी कहा कि जो जनता है उस जनता के लिए भी बजट में बहुत कुछ है। मेरे सहयोगी राजेश पुरी के साथ योगेश सेमवाल, एक सच बेधड़क गैरसैंण। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस लगातार कई मुद्दों पर चर्चा करने की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के विधायक सुमित हरदेश ने एक बार फिर से हल्द्वानी का मुद्दा उठाया। इंदिरा हरदेश का कहना है कि हल्द्वानी की 85% जनसंख्या नजूल भूमि पर रह रही है और प्रदेश सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। कोर्ट में केस चल रहे हैं, हमारे सुभाष नगर आवास विकास, अन्य लोग हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, हम लोग उनको वहां ले गए। हमारा आप जानते ही हैं बहुचर्चित बनभूलपुरा का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, वहाँ अंतरिम आदेश भी आया और सरकार की जो हताशा रही उससे सब निराश रहे हैं। तो और क्या अस्तित्व है, क्या अधिकार है? अतिक्रमणकारी आप घोषित कर देते हैं। 85% आबादी मेरे नगर निगम क्षेत्र में हल्द्वानी के और नगर निगम क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका जो उत्तराखंड की है, 85% आबादी नॉन प्राइवेट लैंड पे रहती है, नजूल पे रहती है, सिंचाई हो, अन्य 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 चीज़ों के इन ज़मीन पे रहती है और कई वर्षों से रहती है। गरीब इंसान का कोई अधिकार नहीं है रहने का। वो आपके प्रदेश के लिए, आपके देश के लिए अपना योगदान सुनिश्चित कर रहा है, अपनी मजदूरी कर रहा है, अपनी जो भी अपना व्यवसाय छोटा बड़ा कर रहा है। और उसके अलावा हमारे शहर में तो लाल निशान लगा लगा के प्रशासन शासन ने रिकॉर्ड बना दिए ने, आतंक मचा रखा है, आतंकित कर रखा है लोगों की रात की नींद उड़ाने में। ये सरकार ने सारे रिकॉर्ड आयाम तोड़ दिए। इस सरकार को साधुवाद है, लेकिन समझ में भी आना चाहिए कि जनता कितनी त्रस्त।
उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से ऐसे कई स्थान हैं जहां पर जिले की मांग होती रहती है। उन्हीं में से एक जिला उत्तराखंड का बड़ा जिला उत्तरकाशी है। इसको तोड़कर एक नए जिले की मांग लगातार उठती रहती है और इसी मांग को एक बार फिर से पुरौला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने उठाया है। दुर्गेश्वर लाल ने विधानसभा सत्र के दौरान उत्तरकाशी के कुछ स्थानों को तोड़कर एक नया जिला बनाने की मांग की विधानसभा में की थी और सभी साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही ये मांग पूरी हो जाएगी। अगर मैं अपने मोरी विकासखंड की बात करता हूं तो आपके मोंडा, आपका कलीच, आपका ओसला, पानी, लिवाड़ी, फिताड़ी, आपका बित्री, मसरी, सेवाड़, जो हिमाचल प्रदेश से लगे हुए सीमाएं हैं, उनको उत्तरकाशी पहुंचने में 2-2 दिन लग जाते हैं। और अगर प्रशासनिक कार्य हो, आपको पता ही है क्योंकि मुख्यालय से सब चीज़ें होती है, जिलाधिकारी मुख्यालय में बैठता है और सब चीज़ें जो है। और आज तक यही समस्या रहती थी क्योंकि राड़ी घाटी में कई बार जो है जब हिमपात होता था या कई अन्य कारण रहते थे तो लोग जो है अपने जो जनहित के कार्य हैं उनसे वंचित हो जाते थे। और क्षेत्र के लोगों का कई समय से हमारे जो पूर्वज है, जो समाज सेवी है, सब लोगों की ये एक डिमांड थी कि रवाई घाटी को एक पृथक जनपद के गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर, लगातार विपक्ष के नेता सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के विधायक लखपत बुटौला ने विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर ही सवाल लेकर खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष के विधायकों की बात नहीं सुनती हैं। आप देखिए जिस तरह से स्पीकर महोदय का रवैया है वो तमाम दिख रहा है कि सरकार के दबाव में काम किया जा रहा है। विपक्ष के 22 विधायक की आवाज़ दबाई जा रही। अरे हम लोगों को लोग चुन के भेजते हैं, प्रदेश की जनता और हमारे क्षेत्र की जनता चाहते हैं हमारी विधायक विधानसभा हमारी समस्याएं उठाए, उसके निदान के लिए काम करे, सरकार जवाब बनाए। लेकिन सरकार अपनी जवाबदेही से भाग गई। हमारे बगल में हिमाचल प्रदेश है, साल में 60 दिन विधानसभा चलती है, 28 दिन की विधानसभा। ये सरकार 4.5 साल में 32 दिन विधानसभा चलाने नहीं दी गई और उसमें भी जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी होती है उस अकाउंट से सरकार भाग रही है। ये सरकार इस प्रदेश को उस रास्ते पे ले जा रही है जहां बर्बादी है। मैं आज खुलेआम आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं, ये सरकार, क्योंकि जिस तरह से इस प्रदेश में भ्रष्टाचार प्राप्त है, जिस तरह से महिलाओं के साथ अपराध हो रहे, जिस तरह से गुंडागर्दी हो रही, जिस तरह से तमाम बेरोजगार बच्चों के भविष्य को आप देख रहे, आप सड़कों से आए होंगे, आप कर्णप्रयाग से यहाँ तक पहुँचे होंगे, सड़कों की स्थिति आपने देखी। ये तमाम मुद्दे, जंगली जानवरों की परिस्थितियों को लेकर हम सवाल करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमारे सवाल नहीं। उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को कांग्रेस और सरकार के बीच कड़ी बहस देखने को मिली। कांग्रेस लगातार विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। इस बीच कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने सदन में एक संवेदनशील मुद्दा उठा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में एक जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो मूल रूप से नेपाल की रहने वाली हैं और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने सदन में जमकर हंगामा भी किया। दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विपक्ष के इस रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि सदन नियमों से चलता है और सदन में अनुशासन बनाए रखना सभी का कर्तव्य है। विधानसभा नियमावली से चलता है, नियमों से चलता है। आज जब नियम 58 पर माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी ने अपना निर्णय दिया और बसपा के एक हमारे साथी शहजाद भाई बोलना चाह रहे थे, ऐसे में सारे के सारे कांग्रेस के सदस्यों का उठकर वेल में आना, पेपर दिखाना, हल्ला गुल्ला करना, सदन की कार्रवाई को बाधित करना, ये दर्शाता है कि विपक्ष नहीं चाहता है कि सदन चले। मैंने पहले भी कहा था कि सदन का चलने का सबसे ज़्यादा लाभ विपक्ष के साथियों को मिलता है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साहब सदन के कार्रवाई के दिन कम है, दूसरी तरफ सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। ये दोहरी मानसिकता है और जनता इस चीज़ को देख रही है। आने वाले समय में इससे आपका हिसाब किताब भी करेंगे। सर, विधायक धामी
हमने अनशन पर बैठ रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर इल्जाम लगाया कि अगर मेरे इस मामले को नहीं उठाया गया तो मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक जो है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर हर एक आदमी स्वतंत्र है प्रदर्शन करने के, अपनी व्यथा को बहुत तरीके हैं। सरकार देखेगी कि उसमें क्या है, अगर वो होगा तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन सदन को बाधित करना, सदन के अंदर अवस्था फैलाना। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश देखने को मिला। दीपेंद्र कोश्यारी ने कहा कि युवा शक्ति ही राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास कार्यों को नई गति मिली है। विशेष रूप से चंपावत जनपद और लोहाघाट क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और युवाओं के रोजगार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है। तो देखिए, दीपेंद्र कोश्यारी जब पहुंचे तो भव्य और जोरदार स्वागत उनका किया गया। कोश्यारी ने यहां पर युवाओं को लेकर, देश राष्ट्र हित को लेकर तमाम चीज़ों पर बातचीत की है। लोहाघाट में उनका जब स्वागत हुआ, ये देखिए बड़ी संख्या में यहां पर जो है पहले से ही स्वागत के लिए जो युवा थे वो खड़े हुए थे। जोरदार और भव्य स्वागत यहाँ पर हुआ। भाजपा युवा मोर्चा का शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला और देखिए किस तरीके से भव्य जोरदार स्वागत फूलमालाओं के साथ उनका यहाँ पर किया गया। युवाओं को लेकर खास तौर से उन्होंने अपनी बात भी रखी। युवा शक्ति ही जो है कहीं ना कहीं लगातार देश हित के लिए आगे आ रही है और युवाओं को लेकर उन्होंने अपनी बातों में तमाम जो है बातों का जिक्र किया, युवा शक्ति का जिक्र किया और इस दौरान शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। लोहाघाट में आईटीबीपी और उत्तराखंड पशुपालन विभाग के बीच हुए एमओयू के तहत स्थानीय पशुपालकों को सीधा बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और इस पहल के तहत स्थानीय पशुपालकों द्वारा 36वीं बटालियन आईटीबीपी लोहाघाट को कुल 649 किलोग्राम जीवित मुर्गियों की आपूर्ति की गई है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर पशुपालन को बढ़ावा देना है, पशुपालकों की आय में वृद्धि करना है और साथ ही उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना है। आपूर्ति के दौरान मुर्गियों का विधिवत स्वास्थ्य परीक्षण किया गया ताकि गुणवत्ता और स्वास्थ्य मानकों का पूरा ध्यान रखा जा सके। पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों ने सुनिश्चित किया है कि मुर्गियां पूरी तरह से स्वस्थ और मानकों के अनुरूप ही हों। संपूर्ण सप्लाई प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए लाइन कमेटी के सदस्य और विजिलेंस टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया का बारीकी से जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तो देखिए, आईटीबीपी और पशुपालन विभाग की पहल लोहाघाट में देखने को मिली है। स्थानीय पशुपालकों को सीधा बाजार जो है उपलब्ध कराया गया है।